Hello students, myself Dr. Ashutosh Dwivedi, and today I am going to start with NCERT Mathematics for class 12th part 1। ये एक नई शुरुआत है मेरी तरफ से कि NCERT के मैं एक एक शब्द को पढ़ के एक्सप्लेन करूँगा, जितने क्रूशियल कॉन्सेप्ट्स होंगे उसको डिस्कस करूँगा। लेकिन इसको ठीक से समझने के लिए, क्योंकि NCERT में बिटवीन द लाइंस बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जो भी एक्सप्लेनेशंस मैं यहाँ पे दूंगा, बताऊंगा, बोल के बताऊंगा, कहीं कहीं ज़रूरत होगी तो मैं लिख के भी बताऊंगा कॉपी पे। लेकिन आप अपने पास एक कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठें। दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो मैं बोलूँगा उसे आप लिखेंगे, अगर साथ में वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं तो आपको बेटर समझ में आएंगी बातें। तो ये क्लास 12th मैथमेटिक्स NCERT पार्ट 1 है, और इसके अगर हम कंटेंट्स पे जाते हैं तो हम देख पाते हैं। देखिए, पहला चैप्टर है यहाँ रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसमें 5 सेक्शंस हैं। 1.1 इंट्रोडक्शन है, 1.2 टाइप्स ऑफ रिलेशंस, 1.3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस, 1.4 सेक्शन composition of functions and invertible functions, and last section 1.5 is binary operations। तो हम पहले चैप्टर से शुरू करेंगे, और ध्यान दीजिएगा हर एक्सप्लेनेशन को आप जहाँ ज़रूरी लगे लिखिएगा ज़रूर। जो इजी बातें होंगी उसको ही मैं फुल लेंथ डिस्कस करूँगा, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ें होंगी उनको भी करूँगा। कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझने के लिए जो ईजियर पार्ट होता है चैप्टर का, उसे भी ठीक से समझना ज़रूरी होता है। तो ठीक है, और पूरे पेशेंस से सुनिएगा, क्योंकि मैं सारी बातें बताऊंगा। कुछ बच्चों को कभी कभी लगता है बोरिंग है हर बात को बार बार, मगर वो आपको लेटर कोर्स में समझ में आएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 1, दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। Let's start with this quote given by G.H. Hardy. There is no permanent place in the world for ugly mathematics। इसका मतलब है कि वह मैथमेटिक्स जो यूज़फुल ना हो, अगली का मतलब जो प्रैक्टिकल यूज़ का ना हो, उसका कोई स्थान नहीं है इस दुनिया में। और परमानेंट स्थान तो बिल्कुल नहीं है, थोड़ी देर के लिए हो सकता है। इट मे बी वेरी हार्ड टू डिफाइन मैथमेटिकल ब्यूटी, बट दैट इज जस्ट एज ट्रू ऑफ ब्यूटी ऑफ एनी काइंड। कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स की ब्यूटी को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, मगर ये उतना ही खूबसूरत है। ये यानी मैथमेटिक्स इतना ही खूबसूरत है जितना किसी और प्रकार की खूबसूरती को आप खूबसूरत देखते हैं। वी मे नॉट नो क्वाइट व्हाट वी मीन बाय अ ब्यूटिफुल पोएम, बट दैट डज नॉट प्रिवेंट अस फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग वन व्हेन वी रीड इट। कह रहे हैं कि ये किसी पोएम को अगर हम सुनते हैं तो उसकी खूबसूरती का हम बखान नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, जबकि हम उसे महसूस करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। उस खूबसूरती को हम पहचानने से अपने को नहीं रोक सकते जब हम उस पोएम को पढ़ते हैं। सो दिस इज द कोट। नाउ फर्स्ट सेक्शन इज इंट्रोडक्शन। रिकॉल दैट नोशन ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस, डोमेन, कोडोमेन and range have been introduced in class 11th along with different types of specific real valued functions and their graphs। देखिए, ये लाइनें बता रही हैं कि आप 11th क्लास में रिलेशंस और फंक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स जैसे डोमेन, कोडोमेन, रेंज और कुछ स्पेसिफिक रियल वैल्यूड फंक्शन के ग्राफ्स और उनकी डेफिनेशंस को पढ़ चुके हैं। तो आप एक बार ज़रूर रिकॉल कर लें आगे सुनने के पहले कि रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। ये आप 11th के बुक में मिल जाएगा आपको, और मैंने भी अपने वीडियोस में क्लास में बताया है ये। द कॉन्सेप्ट ऑफ द टर्म रिलेशन इन मैथमेटिक्स हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम द मीनिंग ऑफ रिलेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। कह रहे हैं कि जो रिलेशन का कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स में हम लोगों ने लिया है, वो इनफैक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में जो मीनिंग होती है रिलेशन की, वहीं से लिया है। रिलेशन का मतलब आप समझते हैं संबंध।
तो संबंध का मतलब जो इंग्लिश में होता है उसी मतलब को हम मैथमेटिक्स में भी अप्लाई करने जा रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू विच टू ऑब्जेक्ट्स और क्वांटिटीज आर रिलेटेड इफ देयर इज अ रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन और लिंक बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स और क्वांटिटीज। अब देखिए, रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए दो चीज़ों का होना तो ज़रूरी है, कम से कम दो चीज़ें होंगी तभी हम उनको आपस में रिलेट कर सकते हैं। यही बात यहाँ कही जा रही है। और वो जो दो चीज़ें हैं उनके बीच कुछ ऐसा कनेक्शन या लिंक जरूर होना चाहिए जो हम पहचान सकें, पहचानने योग्य हो, रिकॉग्नाइज करने योग्य हो, तभी उनके बीच रिलेशन इस्टेब्लिश किया जा सकता है। और अब आप देखिए, यहीं से कनेक्शन बन जाता है 11th क्लास के रिलेशंस और फंक्शन के कॉन्सेप्ट से। डोमेन वह सेट था जिससे हम को डोमेन को रिलेट करते हैं। डोमेन्स एक्स से हम रिलेट करते थे, को डोमेन को हम वाई से रिलेट करते थे, डिनोट करते थे। और रेंज सेट क्या होता था? को डोमेन सेट के वह एलिमेंट जो डोमेन के साथ रिलेशन में हिस्सा लेते हैं उसको हम रेंज सेट कहते हैं। नाउ लेट, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है, लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th ऑफ ए स्कूल। अब देखिए, यहाँ ए कैपिटल लेटर में आपको याद है सेट्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो कह रहे हैं लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th ऑफ ए स्कूल एंड बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ द सेम स्कूल। अब देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक ही स्कूल में क्लास 12th और क्लास 11th के स्टूडेंट्स का सेट बनाया जा रहा है। ए सेट बता रहा है क्लास 12th के स्टूडेंट्स का बन रहा है, और सेट बी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11th। स्कूल सेम है। देन सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी आर। अब देखिए, यहाँ ए टू बी लिखा जा रहा है, ए से बी को रिलेट किया जा रहा है, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं जिसमें ए सेट को बी सेट से रिलेट किया जा रहा है। आर, अब एग्जाम्पल्स क्या है? पहला एग्जाम्पल देखिए, ये रिलेशन का स्टेटमेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल किसका है? एग्जाम्पल ऑफ रिलेशंस हैं, तो ऑब्वियसली ये एग्जाम्पल्स किसके हैं? रिलेशंस के हैं। तो ये पूरा स्टेटमेंट क्या बता रहा होगा? एक रिलेशन को ही बता रहा होगा। तो अब देखिए, ये क्या रिलेशन है? कर्ली ब्रैकेट में हम लिखते हैं ऐसे, कॉमन ब्रैकेट के अंदर ए कॉमा बी, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसा कि यहाँ लिखा है, देखिए, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। अब आप 11th क्लास से रिकॉल करिए, ए क्रॉस बी क्या होता है, और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी का मतलब क्या है। पहले एक एक शब्द की मीनिंग को समझते हुए चलिए। सच दैट ए इज ब्रदर ऑफ बी। अब इस पूरे स्टेटमेंट की एक साथ मीनिंग निकालिए। कह रहे हैं कि पहले इसकी पूरी मीनिंग निकालने के लिए सबसे पहले किस चीज़ को क्लियर करना जरूरी है? ए क्रॉस बी। अगर आप ए क्रॉस बी की मीनिंग समझते हैं तभी आगे की बातें आप समझ पाएंगे। ए क्रॉस बी का मतलब होता है किसी भी दो सेट का, इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, सेट ए और सेट बी के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाइए, जिसमें जो कि यहाँ लिखा हुआ है ए कॉमा बी। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब, इसको ऑर्डर्ड पेयर क्यों कह रहे हैं? यानी सेट ए का एलिमेंट पहले आएगा कॉमा के पहले, और कॉमा के बाद आएगा वो सेट बी का एलिमेंट। फिक्स्ड ऑर्डर है। अगर हम ए क्रॉस बी लिखते हैं, इसका मतलब है पहला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में ए सेट से होगा और दूसरा एलिमेंट बी सेट से होगा। यदि ये बी क्रॉस ए होता तो पहला एलिमेंट बी सेट का होता और दूसरा एलिमेंट ए सेट का होता। तो ए क्रॉस बी का मतलब आप जानते हैं। आप कोई भी दो सेट ले लीजिए, फाइनाइट सेट ए और बी, और उसके ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स लिख डालिए, जिस है ना, तो वो क्या होगा? ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए क्रॉस बी, इसको ए एंड बी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। अब इस डिस्कशन को यहीं पे हम समझ लें पूरी तरह से अगर, तो यहाँ पे सेट ए और सेट बी क्या है? सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अब मान लीजिए कि सेट ए में 50 स्टूडेंट्स हैं और सेट बी में भी 50 स्टूडेंट्स हैं, 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं। तो सेट ए में मानिए स्टूडेंट्स का नाम हम लिखते हैं A1 A2 A3 डॉट डॉट A50। अब इसको आप नोटबुक में अपने लिखते हुए चलिए, तब आप बेटर समझ पाएंगे। और सेट बी के स्टूडेंट्स का नाम हम रख लेते हैं B1 B2 B3, कॉमा से सेपरेट करते हुए एक सेट बना लीजिए अप टू B50। 50 स्टूडेंट यहाँ भी हैं, 50 यहाँ भी हैं। अब ए क्रॉस बी सेट क्या होगा? 50 by 50 का मैट्रिक्स बनेगा बेसिकली। तो ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स आप बनाइए।
तो ए सेट, चूंकि ऑर्डर्ड पेयर में ए क्रॉस बी है तो ए का एलिमेंट पहले आएगा, यानी ए सेट का स्टूडेंट पहले आएगा। तो अब आप लिखिए A1 कॉमा B1 पहला ऑर्डर्ड पेयर, फिर A1 कॉमा B2, A1 कॉमा B3, A1 कॉमा B4, इस तरह करते करते A1 कॉमा B50 तक जाएगा। फिर आप ए सेट का दूसरा एलिमेंट लीजिए A2 लीजिए, A2 कॉमा B1, A2 कॉमा B2, A2 कॉमा B3, A2 कॉमा B4, इस तरह A2 कॉमा B50 तक जाएगा। इस तरह करते करते ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स जब आप बनाएंगे तो वो A क्रॉस B आपको मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड सेट B। तो ये ऑल पॉसिबल है, ये याद रखना है। ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस B कहेंगे, ठीक है। उसमें से कुछ एक ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। A इज ब्रदर ऑफ B, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट सेट A का सेट B के सेकेंड एलिमेंट से रिलेट हो रहा होगा, यानी 12th क्लास का कोई एक स्टूडेंट 11th क्लास के किसी एक स्टूडेंट का भाई होगा। यह रिलेशन यही बता रहा है। तो उस ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स के सेट में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। इसी बात को यहाँ एक एग्जाम्पल की तरह लिया जा रहा है, एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B। इसी प्रकार से एक दूसरा, अब ये पहला स्टेटमेंट क्लियर हो गया, यहाँ रिलेशन है इज ब्रदर ऑफ। दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या है, A कॉमा B बिलोंग्स टू A क्रॉस B। अब देखिए ये भी ऑर्डर्ड पेयर्स उसी A क्रॉस B से बिलोंग करेंगे जो ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन था, मगर रिलेशन कुछ और है। अब A इज सिस्टर ऑफ B। अब यहाँ A और B वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिसमें पहला वाला एलिमेंट यानी यह स्टूडेंट क्लास 12th का क्लास 11th के इस स्टूडेंट का की सिस्टर है। सो ये यहाँ एक नया रिलेशन डिफाइन हो रहा है। थर्ड इसी तरह है, A कॉमा B बिलोंग्स टू A क्रॉस B। अगेन इस ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स के कलेक्शन में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स A डॉट B, A कॉमा B ऐसे होंगे जो इस रिलेशन को होल्ड कर रहे होंगे। रिलेशन क्या है, एज ऑफ A इज ग्रेटर दैन एज ऑफ B। इसी तरह से चौथा एग्जाम्पल है, A कॉमा B बिलोंग्स टू A क्रॉस B। अब यहाँ रिलेशन देखिए क्या है, सच दैट, ये कोलन का मतलब होता है सच दैट, यानी A B वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो A क्रॉस B से बिलोंग करते हैं और इस प्रकार से हैं, सच दैट माने इस प्रकार से हैं, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई A इन द फाइनल एग्जाम इज लेस दैन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई B इन द फाइनल एग्जाम। ठीक है, रिलेशन बिल्कुल क्लियर है। यानी यह फाइनल एग्जाम में 12th का स्टूडेंट लेस मार्क्स स्कोर कर रहा है एज कंपेयर टू 11th क्लास के इस स्टूडेंट से। ध्यान रखिए ये 12th क्लास का स्टूडेंट है और ये 11th क्लास का स्टूडेंट है फ्रॉम द सेम स्कूल। फिफ्थ एग्जाम्पल देखिए, A कॉमा B बिलोंग्स टू A क्रॉस B। A लिव्स इन द सेम लोकेलिटी एज B। अब यहाँ रिलेशन क्या है कि 12th क्लास का ये स्टूडेंट 11th क्लास के इस स्टूडेंट के सेम लोकेलिटी में दोनों रहते हैं। इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स कुछ होंगे जो A क्रॉस B से बिलोंग कर रहे होंगे, तो ये एक नए तरह का रिलेशन है। तो यहाँ 5 एग्जाम्पल रिलेशंस के डिफरेंट दिए हुए हैं, आगे देखिए। हाउएवर एब्स्ट्रैक्टिंग फ्रॉम दिस वी डिफाइन मैथमेटिकली अ रिलेशन R फ्रॉम A to B एज एन आर्बिट्रेरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब देखिए ये मैंने पहले ही आपको डिस्कशन में बता दिया है। कह रहे हैं हाउएवर, यद्यपि पीछे के डिस्कशंस के अगर एब्स्ट्रैक्ट पे जाएं, एब्स्ट्रैक्टिंग फ्रॉम दिस, ऊपर से हम निष्कर्ष निकालें तो हम मैथमेटिकली एक रिलेशन R डिफाइन कर सकते हैं A से B को, जो सेट A से सेट B में हो, जो मैंने पहले ही आपको बताया था। ध्यान दीजिएगा A से B को रिलेट किया जा रहा है, यानी क्लास 12th का सेट ये है और क्लास 11th का ये है, एज एन आर्बिट्रेरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो जो रिलेशन है, अब आप देखिए यहाँ जितने भी 5 रिलेशंस का एग्जाम्पल हैं, ये सभी के ऑर्डर्ड पेयर्स A क्रॉस B के सबसेट हैं या नहीं? बिल्कुल हैं। कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं है जो सभी ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस B के यहाँ इन्वॉल्व होंगे, सब में कुछ कुछ हो रहे हैं, सबसेट्स हैं। तो A क्रॉस B का सबसेट ही होगा रिलेशन। ठीक है, तो इसी बात को यहाँ बताया गया है। आगे देखें, if A comma B belongs to R,
we say that A is related to B under the relation R and we write as A R B। अब देखिए इसको लिखने का ये एक तरीका है। A R B का मतलब है A R रिलेशन के द्वारा B से रिलेट हो रहा है, यही सिंपल सा इसका मतलब है। और इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं A कॉमा B बिलोंग्स टू R। इन जनरल A कॉमा B बिलोंग्स टू R, we do not bother whether there is a recognizable connection or link between A and B। तो इन जनरल हम ऐसा लिखते हैं और हम इसके लिए बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि वो रिलेशन रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पर्टिकुलर केस में हम रिकॉग्नाइज करेंगे। इन जनरल हम ऐसा बस लिख देते हैं। एज सीन इन क्लास 11th, फंक्शंस आर स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशंस। 11th क्लास में आप पढ़े हैं कि कुछ खास तरह के रिलेशंस को ही हम फंक्शन कहते हैं। याद करिए, मैंने बताया है कि वह रिलेशंस जो 1-1 या मेनी वन टाइप हों और डोमेन सेट का कोई एलिमेंट अनरिलेटेड ना बचे, तभी रिलेशंस फंक्शन कहलाते हैं। यही बात यहाँ लिखी गई है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस, इन्वर्टेबल फंक्शंस एंड बाइनरी ऑपरेशंस। देखिए कंटेंट्स में भी हम लोगों ने देखा था, इस चैप्टर में हम टाइप ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ेंगे, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन यानी छोटे फंक्शन जो सिंपल वाले बेसिक फंक्शन हैं फंडामेंटल वाले, उनसे कंपोज करके कॉम्प्लेक्स फंक्शंस बनाएंगे, और इन्वर्टेबल फंक्शंस, फंक्शन की इन्वर्टिबिलिटी, इन्वर्स फंक्शन क्या होता है ये पढ़ेंगे, और बाइनरी ऑपरेशंस पढ़ेंगे। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।